Hello and welcome again, everyone. Class ninth. Today we are going to start this new chapter, chapter number 14, Natural Resources, प्राकृतिक संसाधन। जो नेचर से कई चीज़ें हमको मिलती हैं जीवित रहने के लिए, जो हम यूज़ करते हैं, वो है नेचुरल रिसोर्सेज। चलो शुरू करते हैं। आवर planet Earth is the only one on which life as we know it exists। सिर्फ अर्थ ही ऐसा है अभी तक ज्ञात, ठीक है, अभी तक पता चल रहा है, उस पर जीवित प्राणी रहते हैं, जैसे कि हम हैं, दूसरे जीव जंतु हैं, जानवर हैं। लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स। मोस्ट लाइफ फॉर्म्स वी नो नीड एन एम्बिएंट टेम्परेचर, वाटर एंड फूड। तो लाइफ, जो भी अर्थ के ऊपर लाइफ है, तो वो कई फैक्टर पर डिपेंडेंट है। वहाँ का एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, तो कई डिफरेंट टाइप के जो लाइफ फॉर्म्स हैं, कई जीव जंतु ऐसे हैं, उनको किसी फिक्स टाइप का टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड वगैरह। द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन आर नेसेसरी टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। तो अर्थ के ऊपर जो रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं और सन से जो एनर्जी मिलती है, तो वो पर्याप्त है हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ बनाने के लिए। लाइफ फॉर्म्स जितने भी लिविंग प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उन सब के लिए ये सन की एनर्जी और अर्थ पर मौजूद चीज़ें, ये सब सफिशिएंट है और नेसेसरी भी है। अगर वो नहीं होंगे तो लाइफ ही नहीं होगी। व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ? अर्थ के ऊपर ऐसे वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? दीज आर द लैंड, जिसके ऊपर हम रहते हैं, द वाटर, जो पीते हैं, एंड द एयर, जो सांस लेते हैं। द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। जो लैंड है, वो क्रस्ट का कौन सा अर्थ के पार्ट होते हैं, क्रस्ट वगैरह, तो क्रस्ट अपर पार्ट को बोलते हैं। अपर पार्ट का आउटर मोस्ट पार्ट मतलब लैंड, जिसके हम ऊपर हम रहते हैं, उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। ओके। वाटर कवर 75% ऑफ द अर्थ सरफेस। अब अर्थ का जो सरफेस है उसका 75% वाटर से कवर्ड है, ओशियन वगैरह है। इट इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। अब वाटर ऊपर सरफेस के अलावा अंडरग्राउंड में भी होता है। दीज कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। और जो वाटर से एरिया बनता है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर लैंड को बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर वाटर बॉडी को बोलेंगे। द एयर दैट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। और अब ऊपर की बात करें तो अर्थ के ऊपर जो एयर है वो एक ब्लैंकेट की तरह, एक कंबल की तरह अर्थ को कवर करके रख रही है, तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये तीन चीजें हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज थ्री एग्जिस्ट। कोई भी जीवित प्राणी वहीं मौजूद होगा जहां पर ये तीनों एग्जिस्ट करती हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। This life supporting zone on Earth, where the atmosphere, the hydrosphere, and the lithosphere interact and make life possible, is known as biosphere। तो ऐसी जगह लाइफ सपोर्टिंग जोन, ऐसा लाइफ सपोर्टिंग जोन जिसके ऊपर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मिलके लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फेयर। ठीक है, तीनों को मिला के बायोस्फेयर बोला जाता है इसको। लिविंग थिंग्स कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फेयर। बायोस्फेयर का जो जीवित कंपाउंड, बायोटिक कंपाउंड है, कंपोनेंट है, वो लिविंग बींग्स बनाते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स जो भी है, जैसे जीव जंतु हो गए, कोई भी ह्यूमन बींग्स हो गए, तो ये क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है, जिसके अंदर लाइफ होती है, उन कंपोनेंट को बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। एयर के अंदर लाइफ नहीं होती है, वो जीवित नहीं है, और वाटर के अंदर लाइफ नहीं है, लैंड के अंदर लाइफ नहीं है, लेकिन जो उसके ऊपर घूम रहे हैं उनकी वजह से, तो वो तो क्या है, बायोटिक कंपोनेंट ही हुए, जिसके अंदर लाइफ है। तो ये भी बायोस्फीयर के ही हिस्सा है। द एयर, द वाटर एंड द सोइल
form the non-living और abiotic component। और जो जिसके अंदर लाइफ नहीं है, जैसे कि एयर, वाटर और सॉइल है, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? बायोटिक का उल्टा एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। Let us study these abiotic components in detail in order to understand their role in sustaining life। तो इन एबायोटिक कंपोनेंट को थोड़ा डिटेल के अंदर देखते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट हम एयर को पढ़ेंगे। ब्रीथ ऑफ लाइफ, जीवन की सांस, वो है एयर। वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द फर्स्ट चैप्टर। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस का मिक्सर होता है, जिसके अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, 20% ऑक्सीजन होती है और कुछ अदर गैसेस होती हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती हैं। इट इज मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ये सभी एयर के अंदर मौजूद रहते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इवन द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर इज द रिजल्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और एयर का जो कॉम्पोजिशन है, एयर से मिलकर ही लाइफ पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, एयर की वजह से ही, एयर के जो कंपाउंड है, कॉम्पोजिशन बहुत सारे जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह साथ में मिलके बनाते हैं कॉम्पोजिशन, इसी से लाइफ बनती है। इन प्लेनेट सच एज वीनस एंड मार्स वेयर नो लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट, द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फाउंड टू बी कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि वीनस और मार्स जैसे प्लेनेट हैं, वहाँ पर लाइफ नहीं है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। बहुत, ये सारे तरह के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी नहीं होते। इन फैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड कंस्टिट्यूट अप टू 95 to 97% ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन वीनस एंड मार्स। वीनस और मार्स के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा 95 to 97% तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, देखो ये नाम सेल के हैं। हमारी बॉडी सेल से बनती है। जितने भी जीवित प्राणी हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट, तो उनकी बॉडी सेल से बनी है। बेसिक क्या है? सेल। तो जो सेल है, हम सेल को दो अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल वो होती है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस के ऊपर भी मेम्ब्रेन हो, दूसरे इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर छोटे छोटे से, उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन हो, मतलब कवर्ड रहते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल वो होती हैं जो कवर्ड नहीं रहती, नॉर्मल कंडीशन के अंदर रहती है। ठीक है, तो उनको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। जो हमारी बॉडी सेल से बनी है, तो सेल को जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है, जो हम खाने में साथ में खाते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज से कैसे मिलेगी? उसको सेल में ले जाके ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो यूकैरियोटिक सेल एंड मैनी प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है, चैप्टर 5 में डिस्कस और करेंगे, नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड गेट एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज। तो ये जो सेल है, उनको क्या जरूरत रहती है? ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। क्या करने के लिए? ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी लेने के लिए। एनर्जी कहाँ चाहिए? काम करती है सेल, एक्टिविटी करती है, तो इन एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन एयर के अंदर मौजूद है। एयर के अंदर अगर ऑक्सीजन की जगह कुछ और मौजूद होता, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती, तो हम जीवित नहीं रह पाते। दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन करते हैं या बर्न करते हैं और एनर्जी लेते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, रिलीज होती है। तो फिर क्या होगा? अनदर प्रोसेस विच रिजल्ट इन द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड द concomitant प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबशन। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको एटमॉस्फेयर में वापस भेज देते हैं, और एटमॉस्फेयर में जो पेड़ पौधे वगैरह है उसको कंज्यूम कर लेते हैं। अब इसी प्रोसेस को और क्या बोला जाता है? कंबशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है,
कंबंशन का मतलब जलाना, बर्न करना, कंबंशन प्रोसेस कहलाता है ग्लूकोज का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है नेचुरली, ये एक वर्ड है कनकॉमिनेंट। कनकॉमिनेंट का मतलब होता है नेचुरली क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है। ठीक है, दिस इंक्लूड नॉट जस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज विच बर्न फ्यूल्स टू गेट एनर्जी बट ऑल्सो फॉरेस्ट फायर। तो इसका यूज न सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर जो ग्लूकोज को बर्न करने के लिए हुआ है, फ्यूल को बर्न करने के लिए हुआ है, इसके अलावा भी कई तरह जो जलाते हैं हम लोग चीज़ें, लकड़ियाँ वगैरह, वो भी क्या है ऑक्सीजन की मदद से ही जलती है। डिस्पाइट दिस, इसके अलावा द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर इज अ मेयर फ्रैक्शन ऑफ परसेंट बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स इन 2 ways। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, वो बहुत ही कम है, 0.21% ऐसा कुछ है। ठीक है, 0.3%, तो बहुत कम है। इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल को फिक्स करने के लिए क्या क्या तरीका है। फर्स्ट तो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो हरे पेड़ पौधे हैं हरे भरे, तो वो अपना खाना बनाते वक्त फोटोसिंथेसिस के टाइम सनलाइट की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। मैनी मरीन एनिमल्स यूज कार्बोनेट्स डिजॉल्व इन सी वाटर टू मेक देयर सेल। और कई जो समुद्र में रहने वाले मरीन एनिमल्स हैं, जो ओशियन वगैरह में रहते हैं, तो वो कार्बोनेट का यूज करते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाता है उनको। क्या करते हैं, जो सी वाटर है उनसे उनकी बॉडी के ऊपर सेल बन जाती हैं, सेल बनाने के लिए ये यूज करते हैं। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू ऑल।